कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को तरंग प्रकाशिकी का भाग 3 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस भाग में क्या चीज है। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का निर्धारण करना बताया गया है, जो कि इसने क्या जे थॉमसन ने करा हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें। ये विसर्जन नलिका आपको दिखाई दे रही है, ये विसर्जन नलिका है, और यहां से ये कैथोड आपको दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये कैथोड है हमारा। इस कैथोड पे और इस एनोड पे जो है उच्च विभव लगाया जाता है। ये बेलनाकार जो है छिद्रित एनोड दिखाई दे रहा है, ये रहा बेलनाकार छिद्रित एनोड। और यहाँ पे दो प्लेटें एक्स और वाई दिखाई दे रही है, जहां पर जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये बाहर से लगाया जाएगा। ये देखो दिखाई दे रहा है विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, जिसमें प्लस और माइनस दिखाया गया है, और ये चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया गया है। दोनों ही चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं। अब होता यह है कि जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, शुरू में जैसे ही इस पे हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके सीधे ये जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है। ये ध्यान रखना, पर्दा जो होता है इस पे जिंक सल्फाइड होता है, ZnS, जिसकी वजह से ये प्रदीप्ति उत्पन्न करता है। तो पर्दे पे बिंदु P पे ये प्रदीप्ति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जैसे ही इस पे चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, वैसे ये जो दीप्ति है ये यहां पर आ जाता है, P डैश पे आ जाता है। लेकिन इसके बाद जो है फिर हम ऐसा विद्युत क्षेत्र लगाते हैं जिससे कि धीरे धीरे ये बिंदु P डैश से होकर के फिर से P पर ही पहुंच जाता है, और इसकी सहायता से फिर हम विशिष्ट आवेश E/m का निर्धारण करते हैं। ध्यान रखना, आवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन विशिष्ट आवेश को हम E/m से ही बोलते हैं। तो ये चीज, ये टर्म्स आपको याद रखनी है, विशिष्ट आवेश के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें हुआ क्या है, कैसे क्या क्या सिद्धांत क्या था इसमें। जब इलेक्ट्रॉन पुंज के मार्ग में कोई भी क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन सरल रेखा में चल करके SS डैश के बिंदु P पे टकराते हैं। ये मैंने अभी दिखा दिया था आप लोगों को। चलिए, ये दिखाया है बिंदु P पे ये टकरा रहा है, यहां पर आपको टकराता हुआ दिखाई दे रहा है इस जगह पे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। प्लेटों XY के मध्य इलेक्ट्रॉन पुंज की गति के लंबवत जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे धन प्लेट की ओर आकर्षित होकर के ऊपर की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। किंतु जब अकेला चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर विक्षेपित हो जाता है। मान लो इलेक्ट्रॉन पुंज का वेग v तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश वो स्मॉल e है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल EV, EE, ये वैसे QE होता है बल का सूत्र, आपने पीछे पढ़ लिया था, F बराबर QE, लेकिन Q इलेक्ट्रॉन के बराबर है, F बराबर EE हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र B हो, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल QV भी सूत्र होता है। ये ध्यान रखना, F का मान QVB होता है बच्चों, तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन आ गया तो EVB हो गया। यदि दोनों क्षेत्र एक साथ लगाए जाएं, तो इनका समायोजन इस प्रकार किया जाए कि इलेक्ट्रॉन पुंज में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में दोनों बल बराबर होंगे, यानी कि ये जो स्मॉल EE है ये EVB के बराबर हो जाएगा। E से E कट जाएगा तो V का मान निकल जाएगा, यानी V का मान कितना आ गया, E/B आ गया। तो ये आपको सूत्र है, इसको याद रखना है, आगे हम इसका यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं जरा क्या हुआ। अब है, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर गति करता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी जो वोल्टेज मिली थी वो स्थितिज ऊर्जा थी, लेकिन उससे मिलकर के वो गति में पकड़ लेता है। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा एनोड पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो देख लेते हैं, यदि एनोड और कैथोड के बीच V वोल्टेज हो, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा EV होती है, और इलेक्ट्रॉन का वेग अगर V हो तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। दोनों मान हमने बराबर कर दिए हैं, 1/2 mv²। तो ये देख लेते हैं जरा यहाँ पे क्या होता है। 1/2 mv² बराबर EV हो गया है, इससे V² का मान जो हो जाएगा 2V/m हो जाएगा, या V का मान निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 2EV/m, जो कि ये लिखा हुआ है। अब E/B, पीछे हमारे समीकरण में जो दिया था E/B, मैंने कहा था याद करने के लिए, इसमें मान हमें धरना है। चलिए देख लेते हैं जरा रख करके। ये E/B का मान जो हो जाएगा अंडर रूट 2EV/m हो जाएगा। अब ये इसका वर्ग कर दिया तो E²/B² हो गया, 2EV/m हो गया। इससे E/m का मान हम निकाल लेते हैं, तो E²/2VB² हो गया। यही सूत्र जो है हमारा है, इसमें E, B और V के मान रख करके E/m के मान की गणना कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये विशिष्ट आवेश है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, विशिष्ट आवेश है ये। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या चीज है, किस बला का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो ये कण में ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। 1 वोल्ट के विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित होने के लिए उसके द्वारा दी गई ऊर्जा को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। वैसे E के बराबर QV होता है, V का मान 1 वोल्ट रख देंगे, Q का मान 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर रख देंगे, तो ये मान आ जाएगा। तो ये 1.6 × 10⁻19 माइनस का, और ये 1 गुणा कर देंगे तो 1.6 × 10⁻19 जूल। यही हमारा संबंध है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ध्यान रखना बच्चों, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा इतने के बराबर होती है, जिसको कि याद रखना है। मैं यहाँ अलग से निकाल के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। ये संबंध है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, MeV। ये रहा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.6 × 10⁻−19 तो ये 10⁶ और हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻19 × 10⁹ तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻10 जूल के बराबर होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को 10⁵ वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है, उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में निकाली है। ये ER दे रखा है इन्होंने, तो QV के बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 और गुणा 10⁵ वोल्ट था, दोनों की गुणा करने पे 1.6 × 10⁻14 जूल आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसको 1.6 × 10⁻−19 से भाग करना पड़ेगा, 10⁵ आ जाएगा, इसलिए 10⁵5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ऊर्जा आ जाएगी। तो इस तरीके से हम निकाल लिया करते हैं। अब चलते हैं कार्यफलन क्या होता है। तो सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ध्यान देना पड़ता है। किसी भी धातु की सतह से, ये कोई धातु है, धातु की सतह को हम इतना गर्म करते हैं कि वहां से 1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए कम से कम दी गई ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं, उस धातु का, जिस धातु को हम गर्म कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, कार्यफलन कहते हैं। किसी धातु का कार्यफलन उसकी प्रकृति एवं उसकी सतह की अवस्था पर निर्भर करता है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और अंत तक देखेंगे इसमें क्या चीज बताया गया है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब किसी धातु की सतह पे कोई प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। यह पाया गया है कि जब उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य या ऊर्जा का प्रकाश कुछ विशेष पदार्थों, खासकर धातुओं पर आपतित होता है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, परिभाषा बहुत पूछते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन किसी धन प्लेट द्वारा आकर्षित किए जाते हैं तो विद्युत धारा बहने लगती है और इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यह भी याद रखना है, किसका किस में रूपांतरण हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। इस रूपांतरण को भी कई बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रायोगिक प्रदर्शन में देखते हैं क्या हुआ है। ये इसकी व्याख्या करना चालू करिए। पराबैंगनी किरणें हैं जो कि आगे धातु की प्लेट पे, ये धातु की प्लेट दिखाई दे रही है, यहाँ पे C है, इस धातु की प्लेट पे पड़ती है। तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वैसे ही प्लेट की ओर बढ़ना चालू हो जाते हैं, इस प्लेट की ओर बढ़ना चालू हो जाते हैं। होता क्या है, जैसे इसको हम प्लस विभव देते हैं, ये प्लस विभव दे दिया, ये माइनस वाला है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके यहां से आकर्षित हो जाते हैं और ये परिपथ पूरा हो जाता है और यहाँ पर धारा मापी में विद्युत धारा बहने लगती है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जस्ते की प्लेट C पर पराबैंगनी किरणें डालने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्योंकि प्लेट A धनात्मक विभव पर है, इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं, अतः परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। पराबैंगनी किरणों को हटा लेने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बंद हो जाता है, अतः कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट A को आकर्षित नहीं होता है, फलस्वरूप प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। ये है प्रायोगिक प्रदर्शन प्रकाश विद्युत प्रभाव का। चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन और लेनार्ड द्वारा प्रयोग किया गया था। ये
पराबैंगनी से किरणें डाली गई थी, मैंने बताया था ये आपका जो है धातु है, यहाँ पे जो दिखाई गई है ये एक धातु की प्लेट है, ये बड़ी सी है थोड़ी। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे इस पे प्रकाश पड़ता है वैसे ही प्रकाश पड़ने के साथ साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चलने लगते हैं। कब चलते हैं, जब इस प्लेट पर, ये प्लेट पी है, इस प्लेट पर विभव दिया जाता है, कैसा, धनात्मक विभव। यहाँ से जो है धनात्मक विभव देखो दिया जा रहा है, उच्च वोल्टेज की बैटरी है ये हाई टेंशन की बैटरी है, उच्च विभव वाली बैटरी है। यहाँ से वोल्टेज नाप लिया जाता है और यहाँ से धारा नाप लेते हैं, लेकिन बहुत कम धारा होता है इसलिए माइक्रो एमीटर का यूज किया जाता है। ये माइक्रो एमीटर शो कर रहा है, ये जिससे धारा कम से कम धारा बहेगी तो उसको हम मेजरमेंट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या हुआ। जैसे ही इसको प्लस विभव दिया जाता है वैसे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस पे आकर्षित होने लगता है। तो धीरे में शुरू में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे और विद्युत धारा का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब वोल्टेज और बढ़ाते हैं लेकिन विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ता है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, अब और बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान एक संतृप्त रूप ले लेता है, जिसको हम संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं। तो संतृप्त विद्युत धारा करने के कारण ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम इसको नेगेटिव विभव देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा और प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहेगी परिपथ में। तो इस तरह के विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। कम से कम विभव जो इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोक सके और विद्युत धारा नहीं बहती है, इसके को हम कहते हैं निरोधी विभव। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यही आपको दिया गया है। ये लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का निम्नानुसार अध्ययन किया था, उस अध्ययन को बताया गया। नंबर 1, आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। संग्राहक प्लेट पी को धनात्मक विभव पर रखा जाए तो उसकी ओर प्रकाश इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, जिससे परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। अब यदि प्लेट को विभव को बढ़ाते जाएं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जबकि सी से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट पी पर पहुंचने लगते हैं, इस समय प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है। प्लेट पी के विभव को और आगे बढ़ाने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश विद्युत धारा के इस अधिकतम मान को संतृप्त धारा कहते हैं, सैचुरेटेड करंट कहते हैं। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आई से दिखाया गया है, ये फिर 2i से दिखाया गया और ये 3i से दिखाया गया है। चलिए अब क्या करते हैं, प्लेट पी के विभव को कम करते जाते हैं और धारा का मान कम होने लगता है, किंतु प्लेट पी का विभव शून्य हो जाता है तो धारा का मान शून्य नहीं होता। उस समय भी कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो प्लेट सी तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि विद्युत धारा बहती है। इसलिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये जीरो नहीं हो पाया है। जीरो वोल्टेज करने के बाद भी ये जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो प्लेट सी तक पहुंच जाते हैं और अपना विद्युत धारा दिखाते हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। नंबर ये है आपका, दिक् परिवर्तन के की सहायता से प्लेट पी को सी के सापेक्ष ऋण विभव पर रखते हैं, जिससे धारा का मान कम होने लगता है। प्लेट पी के विभव को क्रमशः अधिक ऋणात्मक करते जाते हैं, जिससे धारा का मान क्रमशः घटने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। इस स्थिति में प्लेट सी के उत्सर्जित एक भी इलेक्ट्रॉन पी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस समय जो विभव लगाया जा रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। संग्राहक प्लेट पी उस ऋणात्मक विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है निरोधी विभव कहलाते हैं। देखो बच्चों बहुत ध्यान से रखना, इस विभव को बहुत पूछा जाएगा। निरोधी विभव क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं या हिंदी में संस्तब्ध विभव, इंग्लिश में कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। वास्तव में निरोधी विभव प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का माप होता है, क्योंकि इस विभव के कारण ही गति अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी संग्राहक प्लेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। मान लिया यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, इसका अधिकतम वेग v max है, तब आवेश E है, तब अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान 1/2 v max का स्क्वायर हो जाएगा और ये q v0 के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्या सूत्र आया, 1/2 m v max का स्क्वायर बराबर E v0, जहां v0 जो है निरोधी विभव है। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है। तो अब यही बताया गया, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को स्थिर रखते हुए उसकी तीव्रता में परिवर्तन करें तो दर्शाए गए प्लेट के विभव के साथ प्रकाश विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा संतृप्त धारा के मान बढ़ जाते हैं, किंतु निरोधी विभव का मान वही रहता है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं यहाँ पे अब क्या हुआ। इस प्रकार क्या स्पष्ट होता है
प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। नंबर 2, निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। दूसरे शब्दों में प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। नंबर 2, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। इसके लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता को स्थिर रखकर उसकी आवृत्ति में परिवर्तन करते हैं। संग्राहक प्लेट के विभव के साथ साथ प्रकाश विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता रहता है और वो चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। तो देखो ये परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ पे आवृत्ति का मान दिया हुआ है, ν3 है, ये ν2 है और फिर ν1 है यहाँ पे। और यहाँ पे निरोधी विभव दिखाई रखा है, यहाँ V1 है, V2 है और V3 है। और यहाँ धारा का मान दिखाया, ये धारा का मान बढ़ता जाता है। इस तरह से आपको दिखाया गया है। स्पष्ट है कि आवृत्तियों के प्रकाश के लिए संतृप्त धारा का मान वही रहता है, संतृप्त धारा का मान नहीं बदलता है। अब नंबर 2 है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है, जिससे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और अधिकतम गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव V0 के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ये वाली सरल रेखा दिखाई दे रही है हमें। अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। ये चित्र आपने दिखाई दिया यहाँ पर। तो यदि सरल रेखा को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह रेखा आवृत्ति अक्ष को ν0 पर काटती है। ये ν0 लिखा हुआ है, काटती है। इसके आगे यह रेखा ऊर्जा अक्ष को P पर काटती है। ग्राफ से स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ν0 से कम है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक की, अर्थात धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो ये आपको इसका वर्णन दिखाया है। देखो यहाँ पर ये इसकी आवृत्ति है ν0, जिसको हम देहली आवृत्ति भी बोलते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति, ध्यान रखना, इस ν0 को देहली आवृत्ति भी बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये देहली आवृत्ति, ये दिल्ली वाली देहली नहीं है, देहली वाली देहली है, देहली आवृत्ति। यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में कामयाब हो जाए, उसको कहते हैं देहली आवृत्ति। चलिए, उत्सर्जित नहीं होंगे बता दिया मैंने, किंतु यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ν0 से अधिक है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सदैव धनात्मक होगी। यदि प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो ν0 की देहली आवृत्ति या संशब्द आवृत्ति कहते हैं इसको। देहली आवृत्ति देखो वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों न कर लें। नंबर 3 ले लेते हैं। नंबर 3 क्या है? भिन्न भिन्न धातुओं का प्रभाव। यदि उत्सर्जित प्लेट C के स्थान पर भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेट लगा करके प्रयोग को दोहराते हैं तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान, यानी देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न आता है। देहली आवृत्ति ν0 किसी धातु के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति है। ν0 के संगत ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। अतः आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। मान लिया इसको W से दिखाते हैं तो W बराबर हो जाएगा h ν0, जहां h प्लांक नियतांक है। इस h के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कितना है। वैसे h का मान जो होता है वो 6.6 × 10⁻⁻34 होता है। चलिए अभी आगे चलते हैं तो इसका मान भी आएगा कहीं ना कहीं। अब आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। नियम क्या है? नियम तो जानने बहुत जरूरी होते हैं। हमने प्रभाव तो पढ़ लिया है, क्या नियम बनाए गए हैं और क्या नियम दिए गए हैं। तो पहला नियम नंबर 1 है हमारा, धातु की सतह पर विकिरण के पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है। अर्थात धातु पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होने लगता है, अर्थात तुरंत दान महाकल्याण। मतलब धातु की सतह पर जैसे ही, ये धातु की सतह है, जैसे ही ये प्रकाश पहुंचता है वैसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। इसमें समय नहीं खोने पाते हैं, बिल्कुल तुरंत होता है। नंबर 2, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता यानी फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, ध्यान रखना यह विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पे, यानी ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। चलिए नंबर 3, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन या गतिज ऊर्जा वेग आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है, यह विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो वेग है इलेक्ट्रॉन का, तो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होगी अगर ज्यादा होगी तो उसके अंदर ऊर्जा भी ज्यादा होगी, तो वो गतिज ऊर्जा ज्यादा प्रदान करेगी। चलिए नंबर 4, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं होती है। इसके नीचे प्रकाश
उत्सर्जन संभव नहीं है। चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, दहली आवृत्ति धातु की सतह के प्रकृति पर निर्भर करती है, अतः अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अब इस पर आइंस्टीन ने अपना वर्क करना चालू करा, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज दिया गया। तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण और प्रकाश की कण की प्रकृति को समझाया गया है। इसके लिए ध्यान रखना, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो अच्छी तरह से बच्चों ध्यान रखना है ये, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले जो है आइंस्टीन ने थ्योरी तो दूसरे की ही पकड़ी थी, प्लांक साहब की थ्योरी पकड़ी थी। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्लांक ने पहले क्या कहा था उसको भी समझ लेना। ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो होती है E बराबर एच न्यू। ध्यान रखना, ये E बराबर एच न्यू होती है। ये एच प्लांक नियतांक है, जिसका मान मैंने पीछे बता दिया था, 6.63 इंटू 10⁻34 है। आप केवल 6.6 तक याद कर सकते हैं। जूल सेकेंड होती है, और ये न्यू वर्ड है, न्यू आवृत्ति को शो करता है। ये आपको न्यू वर्ड दिखाई दे रहा है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, क्या दिया है। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर के बना है। प्रत्येक बंडल को फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है। प्रकाश की तीव्रता फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है। आइंस्टीन के अनुसार एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन जब किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो यह दो प्रकार के काम में व्यय हो जाता है। नंबर 1, ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में व्यय होता है। इस ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। मान लो ये W है। ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने और उसको गतिज ऊर्जा देने के काम आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के काम आ जाता है। यानी जो ऊर्जा E दी गई है वो W के काम आ रहा है और E के काम आ रहा है, यानी कार्यफलन में काम आया और गतिज ऊर्जा बढ़ाने के काम में आया। ये वाला सेंटेंस इन्होंने दोहराया है। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम ले लिया गया है, यानी आपतित फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाए। यदि प्रकाश का कार्यफलन फाई बताया, मैंने W ले रखा था, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के हो, तो मैंने बताया था ये E बराबर फाई प्लस E के हो जाएगा। तो मैंने पहले E बराबर आपको बताया था, W बताया था, W को इन्होंने फाई क्या रखा और ये E के है। तो यहां पे रख दिया E का मान जो है मैंने पीछे बता दिया था, E का मान एच न्यू होता है, तो ये एच न्यू रख दिया है। और E के बराबर इसको इधर भेज दीजिए, पाई इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एच न्यू माइनस पाई हो जाएगा। और पाई का भी मान वैसे तो आपको पता होता है, पाई होता है कार्यफलन, ये जो होता है एच न्यू 0 के बराबर होता है। E के का मान मैं पीछे बता चुका था, E के बराबर कितना होता है, 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए। अब हमने समीकरण में मान रख दिया, ये समीकरण नंबर 1 थी, इसमें मान रख दिया, तो 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस पाई। अब इसमें देखिए, यदि आपतित फोटोन की धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा अर्थात कार्यफलन के बराबर हो, तो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग v मैक्सिमम 0 होगा। इस स्थिति में आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू दहली आवृत्ति न्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसके आगे देखते हैं क्या हुआ। ये v मैक्सिमम ये 0 हो गया, तो न्यू बराबर न्यू 0, तो एच न्यू 0 बराबर पाई हो जाएगा। ये मान वही समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू 0 हो जाएगा। इसमें से h कॉमन हो गया तो न्यू माइनस न्यू 0 हो गया। इसी समीकरण को हम आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। बच्चों ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको, एग्जाम में बिल्कुल याद करके जाना है, क्योंकि इसी पर इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो नोबेल प्राइज को आप लोग वैसे भी जानते हैं, बहुत सराहा जाता है और इसकी जो है बहुत ज्यादा वो वास्तव में इसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी थी, जो नियम थे उनकी व्याख्या करी इसने। चलिए देखते हैं क्या हुआ था, उस नियम की व्याख्या कैसे की थी इसी समीकरण के अनुसार। चलिए देखते हैं। नंबर 1 है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के प्रत्यास्थ संघटन के कारण होता है। ये आइंस्टीन द्वारा कही गई चीजें हैं। आपतित फोटोन से धातु के इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित द्वारा ऊर्जा का अवशोषण एकल घटना होती है, अतः ऊर्जा को अवशोषण सतत न होकर के तत्काल होता है। इस प्रकार फोटोन के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चात नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए, कोई फोटोन अगर प्रकाश, ये जैसे मान लिया कोई फोटोन गिरता है धातु की सतह से, तो ये किसी एक धातु को ही, एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी सारी ऊर्जा सौंप देता है और वो धातु
से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर तुरंत जंप मारता है ऊपर की ओर। तो ये जैसे संघट का सवाल होता है, बिल्कुल संघट की तरह काम करता है, यहां पड़ा और ये उछला, तो इसलिए जो है इसमें समय पृष्ठता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नंबर 2 देखिए, पृथक पृथक प्रोटॉन पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। क्योंकि तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। चलिए, ये बताया गया है, जैसे ही फोटोन यहां पड़ता है इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी ऊर्जा दे देता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के तुरंत संघट के कारण ऊपर चला जाता है। तो ये h न्यू आपतित हुई और इधर ये इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसी को बता रहे हैं। नंबर दहली आवृत्ति अगर न्यू जीरो है तो किसी धातु के लिए नियत राशि है, अतः समीकरण से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv मैक्स स्क्वायर आपतित फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटोन की ऊर्जा का आपतित प्रकाश की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी तीव्रता पर नहीं। ये भी नियम हो गया, हमारा तीसरा था ये। चौथा देखिए, यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू दहली आवृत्ति न्यू जीरो से कम है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर बराबर जो h न्यू माइनस न्यू जीरो आई है, वो समीकरण आइंस्टाइन की बिल्कुल सही है। इसके द्वारा इसने सफल व्याख्या कर दी है। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है। अब तक तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो इसके बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, यानी जो प्रकाश पड़ने से जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते उन्हें कहते हैं प्रकाश विद्युत सेल। तो ये आपको दिया हुआ है, प्रकाश विद्युत सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। जो आपके पैनल वगैरह ऊपर सोलर पैनल लगते हैं वो यही होते हैं। बनावट के आधार पर प्रकाश विद्युत सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकाश उत्सर्जक सेल, नंबर 2 प्रकाश वोल्टीय सेल और नंबर 3 प्रकाश चालकीय सेल। इनके नाम के अनुरूप ही इनका काम भी होता है। नंबर 1 लेते हैं, प्रकाश उत्सर्जक सेल। प्रकाश उत्सर्जक सेल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निर्वात प्रकाश विद्युत सेल, नंबर 2 गैस युक्त प्रकाश विद्युत सेल। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इनके वर्णनों के बारे में। ये है निर्वात प्रकाश विद्युत सेल, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ निर्वात उत्पन्न कर दिया गया है, सामने से ये प्रकाश डालते हैं। ये प्रकाश यानी निर्वात परावैगनिक किरणें पड़ती हैं, यहाँ पर एनोड होता है, यहाँ से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और ये एनोड द्वारा खींच लिया जाता है और इसका परिपथ पूरा होने के बाद इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें कांच का एक क्वार्ट्ज का बना एक बल्ब होता है जिसके अंदर पूर्णतः निर्वात होता है। इसके भीतर के तल पर कुछ भाग छोड़ करके ताकि प्रकाश डाला जा सके किसी क्षार धातु सोडियम या सीरियम आदि की पतली परत चढ़ा दी जाती है। यह परत प्रकाश सुग्राही होती है तथा कैथोड का कार्य करती है। बल्ब में सीधा या वृत्ताकार तार ए लगा होता है जो एनोड का कार्य करता है। कैथोड सी और एनोड ए को परिपथ में जोड़ने के लिए दोनों से संबंधित एक एक तार बाहर निकाल लेते हैं, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। कार्य विधि देख लिए। सर्वप्रथम इसको चित्र की भांति जोड़ लेते हैं और फिर हम आगे भी बढ़ लेते हैं। कैसे कुछ बता दिया था इसके बारे में, अब वही यहाँ पे लिखना है। ए और कैथोड सी के मध्य बैटरी बी, प्रतिरोध आर और सुग्राही लगा देते हैं, धारामापी जी जोड़ देते हैं। बैटरी का धन सिरा एनोड एक से जुड़ा होता है। जब प्रकाश की किरणें सी पर आपतित होती हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। क्योंकि एनोड ए धनात्मक ध्रुव पे होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अतः बाह्य परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। यह धारा बहुत कमजोर होती है। प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर की सहायता से प्रवर्धित करके इस धारा को अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रहे, यदि एनोड ए को ऋणात्मक ध्रुव पर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे, अतः बाह्य परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहेगी। अब आ जाइए नंबर 2, प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं। बनावट है इसमें दिया हुआ, इसमें तांबे का एक प्लेट क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O होता है। ये रहा क्यूप्रस ऑक्साइड जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा क्यूप्रस ऑक्साइड है। नीचे ये तांबे की परत होती है जो कि यहाँ दिखाया हुआ है, तांबे की परत है यहाँ पे। ऊपर चांदी की फिल्म जो दिखाई दे रही है, ये चांदी की फिल्म होती है जिससे प्रकाश अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है और जैसे प्रकाश पहुंचता है अंदर और ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित कर देता है, तुरंत इसका परिपथ ऊपर से निकल के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और ये परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। इसमें किसी सेल की जरूरत नहीं होती, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ Cu2O की एक पतली परत
चढ़ी होती है, पुनः उसके ऊपर चांदी की अर्ध पारदर्शी पन्नी लगा दी जाती है, पतली पन्नी लगा देते हैं। कार्यविधि क्या होता है, जब चांदी की फिल्म से होकर प्रकाश क्यूप्रस ऑक्साइड की परत पर डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चांदी की फिल्म की ओर चलने लगते हैं, जिससे क्यूप्रस ऑक्साइड की परत धनावेशित तथा चांदी की फिल्म ऋणावेशित हो जाती है। फलस्वरूप दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और वायु परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा का मान आपके प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। विशेषता क्या है, इस सेल से प्राप्त धारा के लिए अलग से बैटरी या विद्युत वाहक बल स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोग क्या है, इस सेल का उपयोग प्रदीपन की तीव्रता नापने में किया जाता है। तो याद रख लेना, इसका उपयोग भी आप लोगों को याद करना है, कैसे क्या काम होता है इसका और क्या नहीं होता है। चलते हैं आगे। अगला है नंबर 3, प्रकाश चालकीय सेल। ये क्या चीज होती है, सामने दिखाया गया यहाँ पे, ये अर्धचालक यहाँ दिखाया जा रहा है, ये अर्धचालक है आपका, और ऊपर धातु की पारदर्शी फिल्म है और ये प्रकाश ऊपर से आपतित होता है और यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है। लेकिन जैसे इसको धनात्मक विभव देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं और यहाँ धनात्मक विभव होने के कारण आकर्षित कर दिए जाते हैं और परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। इसको कहते हैं प्रकाश चालकीय सेल। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, यह सिद्धांत क्या है, इस सेल का सिद्धांत क्या है, देख लेते हैं। किसी अर्धचालक पर है ये, जैसे सेलोनियम है, लेड सल्फाइड आदि का प्रकाश डाला जाता है तो उस पर विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है। बनावट देखो दिखाया, इसमें लोहे की एक प्लेट पर किसी अर्धचालक की पतली परत लगा दी जाती है, पुनः इसके ऊपर किसी धातु की पारदर्शी फिल्म चढ़ी होती है। धातु की पारदर्शी फिल्म और लोहे की प्लेट के बीच एक बैटरी तथा एक लोड प्रतिरोध आर जोड़ दिया जाता है। ये लोड प्रतिरोध आपको दिखाया हुआ है देखो, और बैटरी भी आपको दिखाई हुई है, दोनों जोड़ दी गई है। कार्यविधि समझ लीजिए, जब धातु की पारदर्शी प्लेट से होकर प्रकाश अर्धचालक की परत पर आपतित होता है तो उसका प्रतिरोध यानी विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है। फलस्वरूप वायु परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है, जिसका मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। दोस्त, इस सेल में आपतित प्रकाश और विद्युत धारा के बीच समय पृष्ठता होती है, अतः इस सेल का उपयोग बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, प्रकाश विद्युत सेलों का उपयोग क्या है। इसके भी बहुत सारे उपयोग हैं, चलते हैं देखते हैं क्या है। सबसे पहले चोर घंटी में, चोर घंटी के रूप में कैसे करते हैं। चोर घंटी के रूप में प्रकाश विद्युत सेल का विद्युत परिपथ चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र दिखाया गया, पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ से प्रकाश इस पर आपतित रहता है और जैसे ही आपतित होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और ये परिपथ पूरा हो जाता है, और यहाँ पर पूरा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ एम्पलीफायर होता है और यहाँ पे एक रिले लगी रहती है और यहाँ पर ये पत्ती इससे चिपकी रहती है। ये आपको पत्ती दिखाई दे रही है, ये चिपकी जाती है। कब चिपक जाती है, जब इस पर प्रकाश पड़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही चोर आता है तो इसके सामने खड़ा होता है, जैसे ही खड़ा होगा क्या होगा, इस पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाएगा और जैसे ही बंद होगा तो ये परिपथ नहीं काम करेगा और ये जो चुंबक बन रही थी रिले में वो अब नहीं बनेगी। तो ये पत्ती नीचे एल पर गिर जाती है और इसका परिपथ पूरा कर देती है। और जैसे ही परिपथ पूरा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है और ये बेल बजने लगती है, जिससे गुप्त जगह पे रखी बेल बजती है, वहां से लोगों को पता चल जाता है और चोर पकड़ा जाता है। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं क्या कुछ है ये। इसमें प्रवर्धक की सहायता से प्रवर्धित रिले को दे देते हैं, जिससे रिले का क्रोड के चुंबकित होकर के नर्म लोहे की पट्टी एस से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फलस्वरूप विद्युत घंटी का परिपथ पूर्ण नहीं हो पाता है। जब चोर अदृश्य किरणों को काटता हुआ प्रवेश करता है तो प्रकाश विद्युत सेल में विद्युत धारा नहीं होती है, अतः क्रोड के का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जिससे पट्टी एस स्प्रिंग के कारण के से अलग होकर एल के संपर्क में आ जाती है। इस प्रकार विद्युत घंटी का परिपथ पूरा होता है और बजने लगती है और चोर पकड़ा जाता है। यही मैंने अभी बताया था आपको। चलिए टेलीविजन में क्या उपयोग है देखते हैं। टेलीविजन के प्रेषक में प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग होता है। इस सेल की सहायता से किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश को विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में परिवर्तित करके वाहक तरंगों द्वारा दूर दूर भेजा जाता है। टेलीविजन रिसीवर इन तरंगों को पुनः प्रकाश के रूप में परावर्तित कर देता है, जिससे वह वस्तु दिखाई देने लगती है। नंबर 3, सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन है, मतलब ध्वनि का लेखन इसी के द्वारा होता है। जो फिल्म में हमें साउंड और जो है वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ सुनाई देता है, तो उसमें ध्वनि का लेखन इसी के द्वारा होता है, उत्पादन भी इसी के द्वारा होता है। फिल्म के एक किनारे पर ध्वनि की पट्टी अंकित रहती है, कभी देखना ध्यान से, दिल अगर मिल जाए तो। ध्वनि पट्टी का कालापन ध्वनि के उच्चावन के अनुसार परिवर्तित रहता है। जब ध्वनि की पट्टी में से होकर फोटो सेल पर प्रकाश डाला जाता है तो उसके कैथोड पर परिवर्तित तीव्रता का प्रकाश पड़ता है,
जिससे सेल के परिपथ में परिवर्तित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे प्रवर्धक की सहायता से प्रवर्धित करके लाउड स्पीकर को दे देते हैं, जिससे फिल्म में अंकित ध्वनि सुनाई देने लगती है। अब आते हैं कैमरे के उद्भाषण मापी में कैसे करते हैं, एक्सपोजर में कैसे करते हैं। कैमरे से फोटो खींचते समय उद्भाषण मापी द्वारा उद्भाषण समय की माप की जाती है। फोटो सेल उद्भाषण मापी का मुख्य भाग होता है। इसे एक काले बॉक्स में रखा जाता है जिसमें शटर लगा होता है। फोटो खींचने से पूर्व उद्भाषण मापी को वस्तु की ओर रखकर शटर को खोल दिया जाता है, जिससे फोटो सेल से प्रकाश आपतित होता है। फोटो सेल परिपथ में लगे धारामापी का पार्ट ज्ञात करके उद्भाषण कार्य के लिए समय को ठीक ठीक समन्वित कर देता है। नंबर 5 है सड़क की बत्तियों को स्वचालित रूप में स्विच करना, यानी इसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि जब फोटो सेल पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो प्रकाश विद्युत धारा रुक जाती है। इस तथ्य का उपयोग करके फोटो सेल को स्वचालित स्विच के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। सूर्य से प्रकाश पड़ते ही बत्तियां बुझ जाएंगी और सूर्य के छिपते ही जलने लगेगी। अग्नि सूचक घंटी के रूप में भी इसका उपयोग होता है। प्रकाश विद्युत गणित के रूप में भी यूज करते हैं इसका, यानी कहीं पे बहुत बड़ा हॉल है, मीटिंग है, तो उसमें आने जाने वालों को गिनती करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यही प्रकाश सेल लगा देते हैं। मान लिया ये गेट है आपका, इस गेट पे यदि कोई व्यक्ति जा रहा होता है तो यहाँ पर एक फोटो सेल लगा हुआ होता है जिसको कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। जब ये गुजरेगा यहाँ सामने से प्रकाश रुकेगा, 2 आदमी जाएंगे तो ज्यादा प्रकाश रुकेगा, 3 आदमी जाएंगे तो और ज्यादा रुकेगा प्रकाश। तो जितना ज्यादा और कम ज्यादा होगा उसके अनुसार विद्युत धारा पीछे की ओर परिवर्तित होती है और वो गणना अपना करना चालू कर देता है। चलिए डी ब्रोगली साहब को भी याद कर लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। डी ब्रोगली साहब को केमिस्ट्री में आप लोग वैसे ही पढ़ करके आ रहे हैं, वही डी ब्रोगली साहब है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है। तो पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा द्रव्य और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में विद्यमान है। ये 2 बातें कही गई हैं। नंबर 2, प्रकृति में सम्मितता होती है, अतः यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है तो द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, ऐसा डी ब्रोगली ने कहा था। इस प्रकार डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न होती है। इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगे कहते हैं। ये याद रख लेना, द्रव्य तरंगे किसको कहते हैं या डी ब्रोगली तरंगे किसे कहते हैं, दोनों ही बातें आपको बतानी पड़ती है। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर h न्यू होती है। ये हम पीछे पढ़ करके आ रहे हैं, जहां h प्लांक नियतांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। लेकिन यदि फोटोन का द्रव्यमान m हो तब एक कण द्वारा आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध हमें पता है, E बराबर mc²। ये और ये दोनों मान बराबर रख दिए जाएंगे तो mc² बराबर कितना हो जाएगा, h न्यू हो जाएगा और इससे फिर मान निकल जाएगा हमारा। देखते हैं न्यू और सी के मान को कैसे निकालते हैं। आवृत्ति है न्यू बराबर होता है c/λ। चलो ये मान यहां रख करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखो m बराबर हो गया h न्यू/c²। c² हमने नीचे भेज दिया है तो यहाँ h न्यू यहाँ बताया था मैंने, न्यू का मान होता है c/λ। तो ये मान c/λ रख दिया गया है। एक c से c कट जाएगा, ये c से c कट गया तो h/λc हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा है m बराबर h/λc। अब क्या होगा, लैम्डा को अलग कर लीजिए। यहां देख लीजिए अगर लैम्डा का मान यहां निकालते हैं तो h/mc हो जाएगा और mc जो है वो संवेग होता है यानी p के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर h/p हो जाएगा। यही बताया p बराबर mc होता है तो p बराबर कितना h/λc हो गया, इंटू c कर दिया, c से c कट जाएगा तो h/λ आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर h/p जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया वही यहाँ पर भी इन्होंने करके दिखाया। ये फोटोन की तरंग दैर्ध्य का सूत्र है और ये कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये लेसन मैं यही समाप्त कर रहा हूं बच्चों, और नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और इतना कुछ करता हूं, कम से कम एक लाइक तो बनता ही है बच्चों, जिससे मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ।